नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के मन की बात का यूट्यूब पर हुआ जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, मोदी के मन की बात सुनने की मूड में नहीं है देश की जनता, और ये साबित हो गया है यूट्यूब पर मन की बात जो वीडियो अपलोड हुआ उससे, जिसमें आपको बता दें कि लाखों की संख्या में लोगों ने पीएम मोदी के उस भाषण को डिसलाइक किया। ज़्यादातर गुस्सा स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिला और तमाम बड़े राजनीतिक जानकारों के बीच में देखने को मिला कि सरकार अहम मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, लेकिन खिलौनों को लेकर बात कर रही है और ऐसे मुद्दों पर बात कर रही है जो कि अभी गैर जरूरी है। लेकिन जैसे कि परीक्षाएं हो गई और तमाम बड़ी जरूरी मुद्दे हो गए, उस पर मोदी सरकार चुप है। इसको लेकर जनता ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया है और पीएम मोदी के वीडियो को लाखों से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक करके अपना विरोध यूट्यूब पर दर्ज कराया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कल से कांग्रेस का बिगुल 1 से 21 सितंबर तक करेगी वर्चुअल रैली, जिसके बाद जेडीयू और भाजपा को बिहार में जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की रहेगी कोशिश। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने चीन के मुद्दे पर फिर से पीएम मोदी को घेरते हुए उठाई बड़ी मांग। कहा, भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी को संसद में देना चाहिए जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिर से चीन से तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में मोदी सरकार पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि पीएम मोदी को संसद में देश की जनता को जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को भारत और चीन की जो बीच की स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिए और संसद में देश को सच बताना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नरेंद्र मोदी के मन की बात को यूट्यूब पर लाइक से अधिक डिसलाइक, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लाइक से अधिक डिसलाइक मिल रहे हैं। पीएम के यूट्यूब अकाउंट पर 30 अगस्त 2020 के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन शीर्षक वाले कार्यक्रम को सोमवार सुबह 11:40 तक 35,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 89,000 से अधिक लोगों ने डिसलाइक किया था। कार्यक्रम को लाइक करने वालों से दोगुना अधिक लोगों ने शो की इस कड़ी को नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक यहां इस शो के 6,68,852 व्यूज मिले थे। पीएम मोदी के इस यूट्यूब चैनल पर 75 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन अगस्त 2020 टाइटल वाले शो को सोमवार सुबह 11:40 तक 51,000 लोगों ने लाइक किया, जबकि 3,87,000 लोगों ने इसे नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक इस कार्यक्रम को इस अकाउंट पर 12,82,127 बार देखा गया था। इस चैनल पर 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में कल से कांग्रेस का बिगुल 1 से 21 सितंबर तक करेगी वर्चुअल रैलियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकेंगे। राहुल वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन रैलियों के जरिए बिहार की 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन रैली करके अपने राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 आभासी रैलियां करेंगी। बिहार की जनता मौजूदा सरकार को बदलना चाहती है। विकास की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार क्रांति महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए हर सम्मेलन में कम से कम 8 से 10,000 लोगों शामिल करना सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अजय कपूर ने बताया कि महासम्मेलन में प्रदेश से लेकर देश स्तर के नेतागण अपने अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस की इस रैली में स्थानीय नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि यह तीसरा मौका है जब खुद राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से बिहार नेताओं से जुड़ेंगे। इसके पहले भी वे कोरोना के बीच 2 बार वर्चुअल माध्यम से प्रदेश स्तर के नेताओं से बात कर चुके हैं। इस बार यह कार्यक्रम वृहद पैमाने पर होगा और पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी रूबरू होंगे। राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम को ही बिहार की कमान सौंप दी गई है। राजस्थान के प्रभारी रहे अवनीश पांडे अब बिहार में पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी को संसद में देना चाहिए जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने नाकुला और डोकाला में पूर्वी सीमाओं पर मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। पार्टी ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए, पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और गौरव गोगोई ने संयुक्त डिजिटल प्रेस सम्मेलन में कहा कि सरकार को संसद के मानसून सत्र के दौरान मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी की चिंताओं पर जवाब देना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने रेखांकित किया कि सशस्त्र बल सीमा पर गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख रहे हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने पूछा कि मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है। शुक्ला ने कही ये बात। शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, हम भारत सरकार से राष्ट्र को विश्वास में लेने का आग्रह करते हैं। सरकार को कोरोना वायरस के साथ इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है और जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम मोदी सरकार को विस्तारवादी चीन के सैन्य ताकत बढ़ाने के बारे में लगातार याद दिलाते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री चुप हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपनी कार्य योजना के बारे में बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख बॉर्डर संकट पर बोले सलमान खुर्शीद, सरकार सच्चाई छिपाएगी तो घबराएंगे देशवासी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अर्थव्यवस्था लद्दाख बॉर्डर संकट पर बात की। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुछ भी नहीं बताती है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वह बोले कि सरकार पहले अर्थव्यवस्था, फिर सामाजिक व्यवस्था और अब सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सच्चाई बताती नहीं है। सलमान खुर्शीद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के फिर से आमने सामने आने की खबरें आ रही हैं। ताज़ा झड़प पैंगोंग झील के पास होने की खबरें हैं। चीन से बॉर्डर पर जारी संघर्ष पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह चिंता का विषय है और इस पर सरकार को चीजें छुपानी नहीं चाहिए। वह बोले कि अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो देश में एक घबराहट का माहौल पैदा हो जाएगा। वह बोले कि अगर सरकार जनता को नहीं बताना चाहती तो कम से कम ताज़ा हालातों के बारे में विपक्ष के नेताओं को तो बताएं। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद कहा जा चुका है कि लद्दाख में स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सलमान ने कहा कि अब विपक्ष संसद में सरकार पर प्रेशर बनाए और पूछेगा चीन बॉर्डर पर स्थिति क्या है। वह बोले कि अगर वहां भी नहीं बताया जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र बचा माना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा फ्री में इलाज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहां कोविड-19 से संक्रमित रोज सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर रोगियों का आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की समुचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद भी भविष्य में और बिस्तरों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि संकट के इस समय में निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईसीयू और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल बिना लक्षण वाले मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध रह सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और आईसीयू बिस्तर की संख्या को आगामी 1 माह में 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जाए। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ में निषिद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कोविड-19 के इस दौर में जरूरतमंद हर परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह आयोजनों के साथ साथ सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक आयोजनों में पूर्व की भांति 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। अनलॉक 4 दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की और जयपुर मेट्रो का संचालन सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य नियम के साथ शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, महानिदेशक अपराध ML लाठर, SCS निरंजन आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू से मुलाकात के बाद एक्शन में तेज प्रताप, आरजेडी ऑफिस में लगाया दरबार। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अचानक
तेज प्रताप यादव पार्टी में एक्टिव हो गए हैं। जब ऑफिस में आज कोई नहीं रहता है तभी भी तेज प्रताप आरजेडी ऑफिस पहुंचे और अपना दरबार लगाया है। वह आरजेडी नेताओं को बताना चाहते हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तेज प्रताप छुट्टी के दिन भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार के दिन प्रदेश राजद कार्यालय बंद रहता है। पार्टी का कोई बड़ा नेता दफ्तर नहीं पहुंचता है, लेकिन रांची से पटना लौटने के बाद तेज प्रताप रविवार को ही पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और अभी अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर टिकट को लेकर रिज्यूम लेकर कई लोग आए थे। तेज प्रताप यादव ने एक एक को बुलाकर सभी से मुलाकात किए। कुछ इसमें तेज प्रताप यादव के अपने भी समर्थक थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव टिकट को लेकर आए लोगों से मिलते तक नहीं हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने लोगों से मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस बार पार्टी में चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह अपने कई समर्थकों को लेकर टिकट मांगे थे, लेकिन नहीं मिला, जिसके खिलाफ तेज प्रताप अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव में खड़ा कराकर अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव, बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता प्रवर्तन का आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी। पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसीलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के लोगों में भी इसी नारे का प्रयोग किया गया है। बिहार में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच सभी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारे के फार्मूले के बाद सियासत तेज, जेडीयू ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद बिहार में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बैठक में भाजपा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अगले विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तरह जेडीयू से आधी सीटों पर समझौता करने की मांग रखी है। भाजपा सांसदों की मांग के बाद बिहार में एनडीए खेमे में सरगर्मी तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की माने तो सीटों के बारे में और सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के जिम्मे में है। लेकिन जब बिहार विधानसभा का अगला चुनाव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना है, तो ऐसे में भाजपा सांसदों की मांग जायज लगती है। संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा विरोधी भी करते हैं और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई अंतर्विरोध नहीं है। उधर जेडीयू ने भी इस पूरे मामले को लेकर सदी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी प्रवक्ता और बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर जेडीयू में भी मेरे जैसा कार्यकर्ता कोई मांग रख रहे हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार की मुहर नहीं लगी तब तक वैसी मांगों का कोई मतलब नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का हक है और इसी कारण भाजपा सांसदों ने भी अपनी राय रखी है। जेडीयू नेता चाहे जो कहे, लेकिन भाजपा नेताओं की माने तो वह अब पहले पार्टी वाली नहीं बल्कि एक सशक्त पार्टी हो चुकी है। ऐसे में खुद भाजपा के अंदर महत्वाकांक्षा जिस कदर बढ़ी है, वैसे में सीट शेयरिंग को लेकर सम्मानजनक समझौता ही पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस विभाग के विरोध के बाद बैकफुट पर आई नीतीश सरकार, इस आदेश को लिया वापस। जी हां दोस्तों, बिहार में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट करने के आदेश पर नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट का आदेश वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस आदेश पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी। क्या है मामला? दरअसल 23 अगस्त को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में अधिकारियों को ऐसे पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के सभी पुलिस कर्मियों के काम की समीक्षा करने का आदेश एसपी और रेल एसपी को दिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार ऐसे पुलिसकर्मी जो अपने कामकाज को लेकर चुस्त दुरुस्त और शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के
मुताबिक पुलिस विभाग को सभी जिलों से लिस्ट प्राप्त होने के बाद हर महीने की 9 तारीख को इस संबंध में समीक्षा बैठक होगी। वहीं सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षकों को इस तरह का आदेश जारी करने के बाद बिहार में पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा था कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप बोले, चुनाव के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है टिकट मांगना, लेकिन आरजेडी उन्हीं को टिकट देगी जो जमीन से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, रांची में अपने पिता लालू प्रसाद से मिलकर लौटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी दफ्तर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। रविवार को वह पार्टी कार्यालय पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक वहां लोगों से मिलते जुलते रहे। टिकट के लिए बायोडाटा जमा करने वालों से उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, लेकिन पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के बाद ग्रास रूट से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन सबको टिकट देना संभव नहीं होता है। पहला लक्ष्य है राज्य से इस डबल इंजन की सरकार को भगाना। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मौजूदा राज्य सरकार किसानों और युवकों की घोर विरोधी है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना किया। साथ ही 4 सितंबर को होने वाले छात्र राजद के कार्यक्रम की समीक्षा की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल में न डॉक्टर हैं न दवा है, जमीन पर मरीज को लिटा देते हैं। इस बार बिहार सरकार का जाना तय है। रांची में FIR पर बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम 4 गाड़ियों के साथ गए थे। हमारे साथ पीछे से कितनी गाड़ियां गई थी यह हमको नहीं पता है। जो पीछे से आ जाते हैं हम उनके साथ लड़ नहीं सकते हैं। हमने झारखंड के मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी। कोरोना का टेस्ट भी करवाया था जो नेगेटिव आया था। गेस्ट हाउस की मांग की तो नहीं मिला। ऐसे में रोड पर तो नहीं सो जाते, लिहाजा होटल में ठहरना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। माकपा की मांग 100 रुपए के टोकन पर सिंधिया को दी गई 146 एकड़ जमीन की भी हो जांच। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई थी। कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करने का ऐलान किया था। कमलनाथ सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शिवराज सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सिंधिया को लेकर हमलावर हो गई है। माकपा ने मांग की है कि सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को कमलनाथ सरकार के समय सस्ते में भूमि आवंटन की भी समीक्षा हो और इसे निरस्त किया जाए। माकपा मध्य प्रदेश के सचिव जसविंदर सिंह ने रविवार को बयान जारी कर आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय सिंधिया की सोसाइटी को महज 100 रुपए की टोकन राशि पर 146 एकड़ जमीन 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी। माकपा नेता ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने और शिवराज सरकार के गठन के अगले ही दिन राजस्व न्यायालय में सिंधिया के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया गया। उसी समय से यह आम धारणा बन गई है कि शिवराज सरकार सौदेबाजी कर सत्ता में आई सरकार है। अब भाजपा सरकार यदि कमलनाथ सरकार के अन्य फैसलों की समीक्षा कर पलटती है और इस निर्णय को जस का तस रहने देती है तो यह धारणा और मजबूत हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि शिवराज सत्ता में बने रहने के लिए सौदेबाजी का ही सहारा ले रहे हैं। माकपा नेता के मुताबिक सिंधिया के ट्रस्ट को आवंटित जमीन की कीमत करीब 212 करोड़ आंकी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते हुए माकपा के प्रदेश सचिव ने कहा कि वे अपनी संपत्ति बचाने और जमीन कब्जाने के लिए सरकारों से सौदेबाजी करते हैं। सिंधिया का सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश की रणनीति, जीत 2022 में सरकार बनाने का देंगे संदेश। जी हां दोस्तों, विभिन्न कारणों से रिक्त हुई कई विधानसभा सीटों पर चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन यह सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में घमासान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है। भाजपा इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में है और ज्यादातर उपचुनाव पर जिसकी सरकार होती है उसकी ही विजय होती है। इस कारण समाजवादी पार्टी को यह उपचुनाव किसी उम्मीदवार से नहीं लड़ना है, सरकार से लड़ना है। यह भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं। इस कारण इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर वे काफी संजीदा हैं और कोरोना संक्रमण काल के बावजूद पिछले 3 दिनों से उन्होंने युद्ध स्तर पर एक बार फिर काम संभाल लिया है। इसके लिए वे संबंधित विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों और नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। अखिलेश यादव यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह उपचुनाव उन्हें जीतना है और आगामी 2022 में होने वाले
विधानसभा चुनाव जीतने और सरकार बनाने का संदेश देना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के सैकड़ों युवा समर्थकों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की उपस्थिति में रविवार को डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा के युवा नेता व कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। सबसे पहले खोला चांद फाफरी में एक कार्यक्रम के तहत 143 युवा भाजपा के समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद डाबग्राम 2 नंबर अंचल के जाबरा भीटा में 237 भाजपा के युवा समर्थक और उनके परिवारों ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। सभी को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने पार्टी का झंडा थमाकर दल में शामिल किया। इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काफी विकास हो रहा है। तृणमूल में शामिल होने वालों को दल में उचित मान सम्मान मिलेगा। इस मौके पर डाबग्राम फुलबाड़ी तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम गोस्वामी, डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक समेत स्थानीय नेतागण उपस्थित थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।